और ट्रम्प की जो बेइज्जती एक हुई है, धुतकार के उनको चाइना ने भगा दिया है, कोई चीज हुई नहीं है। आज तो खबरें यहाँ तक आई हैं कि जो गिफ्ट और दूसरी चीजें ट्रम्प को देने की बात थी वो भी नहीं बाद में दी गई और उनको डस्टबिन में फेंका गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, उथल पुथल का माहौल है। भारत में महंगाई धीरे धीरे करके आम आदमी की जेब पर डकैती डाल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना की यात्रा पर थे। उनको क्या मिला, इसको लेकर विश्लेषण हो रहा है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत में जिस तरह से सवालों के घेरे में है, ये लोकतांत्रिक देश भी अब कहीं ना कहीं उन सवालों से परेशान नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे केपी मलिक जी, बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचते हैं, वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात का लबोलुआब क्या है? क्या मिला अमेरिका को, क्या मिला चाइना को? और ये जो युद्ध चल रहा है जिससे भारत भी प्रभावित है, और मोदी जी हालांकि विदेश घूम रहे हैं, लेकिन भारत पर इसका क्या असर, किस तरह से देखें इस मुलाकात को, इस रणनीति को जो ट्रंप चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, अगर आप अमेरिका और ईरान के युद्ध को देखते हैं, उसमें इसराइल को भी शामिल आप करें, तो इसराइल तो बहुत पहले ही बैकफुट पे आ गया था। बाद में ये युद्ध मत्थे पड़ गया अमेरिका के और अमेरिका इस युद्ध में फंस गया। अब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई है, ना उसको निगलते बन रहा है ना उसको छोड़ते बन रहा है। अब आप ये देखिए कि ईरान का तो सीधा साफ मकसद है। ईरान को तो पता है कि अगर हम इनके सामने सरेंडर करते हैं तब भी मारे जाएंगे और नहीं करते हैं तब भी मारे जाएंगे। तो उसने तो अपना सीधी पॉलिसी ले ली है कि लड़के मरेंगे, मरना ही है। तो उसने उसका तो स्पष्ट है मामला। लेकिन अमेरिका यहाँ फंस गया है। अब अमेरिका इस युद्ध से बचने के लिए तमाम पैंतरेबाजी कर रहा है। कभी खुद ही शांति विराम की घोषणा कर देता है, कभी कुछ धमकियां देता है, कभी कुछ करता है। उसकी नाटकबाजी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, क्योंकि उसको लग गया है कि मैं ईरान को इतनी आसानी से जीत नहीं सकता। जिस प्रकार से पिछले दिनों ट्रंप का चाइना दौरा हुआ, ये चाइना को भी पता था, ईरान को भी पता था, अमेरिका को भी पता था कि होना कुछ नहीं है। और इसको अगर हम गांव वाली भाषा में या मोटे मोटे शब्दों में कहें तो घुटने टेकने ट्रंप साहब वहां गए थे। और ट्रंप की जो बेइज्जती एक हुई है, धुतकार के उनको चाइना ने भगा दिया है, कोई चीज हुई नहीं है। आज तो खबरें यहाँ तक आई हैं कि जो गिफ्ट और दूसरी चीजें ट्रंप को देने की बात थी वो भी नहीं बाद में दी गई और उनको डस्टबिन में फेंका गया। कई कई मजाक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुर्सी भी उनकी थोड़ी जानबूझ के नीचे रखी गई थी, उसमें गद्दा सॉफ्ट बनाया गया। बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो स्पष्ट दिखाई देती है, हमने शुरुआत में ही देखा कि इतने बड़े राष्ट्र के एक प्रमुख जाते हैं चाइना में और चाइना के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने ही नहीं आते, वो अपने उपराष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो ये जताता है कि बहुत अच्छा स्वागत वहां पे नहीं हुआ ट्रंप का। और ट्रंप को चाइना ने एक औकात दिखाने का काम किया है। और वहां बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये वाली कहावत ट्रंप ने पूरी कर दी है। तो ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा है और उन्होंने वहां जाते ही अनाउंस कर दिया है कि हम दोबारा हमले करेंगे ईरान पे। तो करिए, चाइना कौन सा इस बात को लेकर बैठा था कि आप हमने नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि चाइना ईरान की मदद इंटरनली कर रहा है। ये अमेरिका को भी पता है, इसराइल को भी पता है, सबको पता है। लेकिन हिमांशु, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, भारत सबसे महत्वपूर्ण देश इस कड़ी में इसलिए था कि भारत के रिश्ते अमेरिका से भी ठीक थे। भारत के रिश्ते, हमारे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, गलबैया डालते हैं, हमारे तो इसराइल से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रूस से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे ऐतिहासिक रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। और जिस प्रकार से जुमले चलाए जाते हैं प्रधानमंत्री के कि इन्होंने युद्ध रुकवा दिया था, ये युद्ध हम वास्तव में रुकवा सकते थे। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस युद्ध को रुकवा सकता था अगर वो थोड़ा अच्छे तरीके से प्रयास करते और हम बिना डर के आगे बढ़ के दबंगई से काम करते।
लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम किस दबाव में ट्रंप साहब के हैं, किस लिए हम ट्रंप साहब के नीचे इतने झुके हुए हैं। ये सारी चीजें इसमें सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन यहाँ भारत ने एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया है, मुझे लगता है। बीच में आपने देखा था कि पाकिस्तान को एक इस तरह का मौका दिया गया था, लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि वो तो अमेरिका की बनी बनाई एक पटकथा थी, जिसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। पाकिस्तान उसमें सफल होता दिखा भी नहीं, और उसकी उम्मीदें भी बहुत कम थी कि पाकिस्तान इस लेवल की वार्ता कर लेगा, इस तरह की जो है जिम्मेदारी निभा देगा। पहले ही लोगों को संशय था, और वो बात सही साबित हुई कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान पे वो जानता है, ईरान जानता है कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है, पाकिस्तान किसकी गोदी में बैठा है, पाकिस्तान किसके इशारे से कर रहा है, ये भली भांति ईरान जानता है। इसलिए ईरान ने बहुत महत्व इस समिट को नहीं दिया था। ये भी हमारे आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये एक दुर्भाग्य ही है कि भारत के हाथ से एक इतना स्वर्णिम मौका चला गया। यहाँ भारत को अपना दबदबा दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका था, और दुनिया में हमारी एक और धाक जमती कि हमने एक इतना बड़ा युद्ध रुकवा दिया है, और उसका श्रेय भारत को मिलता। वो अवसर हमने खो दिया। जी। अच्छा, मोदी जी भी विदेश यात्रा पर निकले हैं। एक तरफ ट्रंप जो है चाइना जा रहे हैं, तो मोदी जी भी जो है अपनी यात्राओं पर हैं, और अभी उनकी जो है 20 तारीख तक यात्रा चलनी है। भारत के प्रधानमंत्री ये देखते हुए कि भारत में महंगाई का बम फूट गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजें बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं, विदेश जाकर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए हिमांशु, अगर आप मोदी जी की यात्रा को देखें तो वो दिखाने के लिए एक सरकारी यात्रा है, लेकिन मोदी जी उसमें कुछ बहुत बड़ा देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक ऐसे कोई संकेत आए नहीं है। अंदर ही अंदर चर्चा है कि वो कहीं ना कहीं अडानी जी को मजबूत करने के लिए और ट्रंप के दबाव में विदेशी यात्रा पे हैं, ताकि कुछ कहीं ना कहीं उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। अब इसमें मोदी जी कितने कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जहां भारत में इतनी स्थिति खराब है, भारत की हालत खराब है, आप जनता को मैसेज दे रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, खाद्य तेल कम खाओ, एक समय का खाना मत खाओ, दुनिया भर की आप जो है नसीहतें भारत की जनता को दे रहे हैं, और खुद उस पर आत्ममंथन कुछ नहीं कर रहे। क्या प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 महीने में, जब से ये खाड़ी युद्ध संकट चल रहा है, कोई कैबिनेट की मीटिंग करके ये कोई कोशिश की है कि भाई हम आर्थिक मामलों पे, अर्थव्यवस्था के मामले पे, इस युद्ध के मामले पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? हमें तो जानकारी नहीं है। सरकार की जितनी एजेंसियां हैं जो देखती हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे हो, चाहे वो महंगाई के मोर्चे पे हो, चाहे देश में कोई इमरजेंसी के मोर्चे पे हो, प्रधानमंत्री जी ने कोई सीरियस मीटिंग पिछले इतने दिनों में की हो, या प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल ना हो। दूसरी जो कमेटियां हैं, उसमें कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, दूसरे हैं, क्या इन्होंने कोई मीटिंग करके कोई जनता को चीज बताई है कि भाई ये होने वाला, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? देश संकट में है और आप विदेशों में घूम रहे हैं और जनता को नसीहत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जनता के साथ एक तरह का मजाक हो रहा है। अब आपने 3 रुपए बढ़ाए हैं, अब 3 रुपए बढ़ा के आप ये बता रहे हैं कि सबसे कम पैसा भारत ने बढ़ाया है, अमेरिका ने तो इतना बढ़ा दिया है, म्यांमार ने तो इतना बढ़ा दिया है, पाकिस्तान में तो इतना बढ़ा दिया है। अब हमें पाकिस्तान और म्यांमार के साथ तुलना हमारी होगी, पाकिस्तान के रुपये का क्या हाल है, हमारे रुपये का क्या हाल है, अब हमारी तुलना पाकिस्तान से होगी। तो जब ये इस तरह की चीजें देश में चल रही हो, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ मजाक चल रहा है। सारी एजेंसियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे सीबीआई हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, उन पर तो सवाल उठते ही थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, और अब आपने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस प्रकार की टिप्पणी आ गई, जो बेहद ही निंदनीय है। कोई सोच नहीं सकता कि भारत के मुख्य जज जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, और वो उसमें मीडिया को भी लपेट रहे हैं। क्या वो बता सकते हैं कि 180 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है?
किस प्रकार से मीडिया को दबाया जा रहा है, किस प्रकार से मीडिया का गला घोटा जा रहा है। और जहां एनटीए की परीक्षा रद्द होती है, जहां इतने युवा सड़कों पे आ गए हैं, वहां इस प्रकार की टिप्पणी करना चीफ जस्टिस का बड़ा हास्यास्पद है। और आप ये देखिए, चाहे ये एनटीए से प्रभावित होने वाले विद्यार्थी हो, छात्र हो, या दूसरी जो परीक्षाएं रद्द होती हैं, क्या उसमें विपक्षी दल के ही बच्चे हैं? क्या उन परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है? जिनके साथ आप हो रहा है, जो प्रभावित इससे हैं। अब अगर यही आप फिलहाल की परीक्षा की बात नीट की ले लें, जो नीट से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं, क्या उन्होंने सबने विपक्ष को वोट दिया था क्या? उन्होंने, उनके परिवारों ने भी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है? देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा की एबीसीडी नहीं पता है। एनटीए क्या कर रही है? एनटीए की क्या जरूरत है? एनटीए की क्या जिम्मेदारियां हैं? इस पर सवाल बताने, पूछने के लिए मंत्री जी को कुछ पता है? कम से कम जिस जिस क्षेत्र का मंत्री आपको बनाया जा रहा है, उस क्षेत्र की आपको जानकारी तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इस तरह का एक परंपरा रही है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है, उसको उसी का मंत्री बनाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री किसी डॉक्टर को बनाया जाता था, शिक्षा मंत्री किसी शिक्षा क्षेत्र से आने वाले बड़े व्यक्ति को। ये इनकी तो छाप वाजपेयी गवर्नमेंट तक हम देखते थे। मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। कृषि की बात जानने वाले लोगों को कृषि मंत्री बनाया जाता है। तो अलग अलग लोगों को जानकारी के हिसाब से, ताकि वो उसमें बारीकी ढूंढ सके, कुछ अच्छा कर सके, इसलिए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या इतिहास है? पहला आप पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी आप शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा की क्षेत्र की कितनी जानकारी आपको है? आप खुद कितने बड़े शिक्षक हैं, कितने बड़े शिक्षित व्यक्ति आप हैं, और आप जो जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, एमबीबीएस लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं परीक्षा दोबारा दे दी। आपको पता है कि परीक्षा देने में कितनी मेहनत लगती है? अभी दिल्ली में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है दोबारा परीक्षा के नाम पे। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हाथ झाड़ के बैठी हुई है। वहां पे आप जो है मंदिरों में हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हैं यहाँ पे आप अभी भी आप जो है नमाज में और हनुमान चालीसा में लोगों को उलझाए हुए हैं। एक तरफ आप जो है नीट की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। कैसे दोनों को जोड़ के चलेंगे आप? आपका जो विशेष ध्यान है वो हनुमान चालीसे पे है मध्य प्रदेश में, और नीट पे आपका कोई ध्यान नहीं है। व्यापम घोटाले पे आपका कोई ध्यान नहीं है जो मध्य प्रदेश में हुआ, आज तक उसका कोई सच्चाई निकल के नहीं आती। तो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं। जी अच्छा सर, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार बोल ही दिया कि स्वतंत्रता का दिखावा क्यों कर रही है सरकार। ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा मामला है, इसमें आप एक एलओपी है और एक प्रधानमंत्री है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो सरकार को बहुमत देते हुए सरकार का ही एक मंत्री है। तो स्वतंत्रता का दिखावा क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कह दिया है। लेकिन कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या इस चीज का? सरकार को जो करना था वो तो कर ही रही है, सरकार को कोई रोक पाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या सरकार को रोक लेगी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को रोक लेगी, या फिर जहां पर कमियां हैं उनको सुधार देगी क्या? पारदर्शिता आ जाएगी क्या? मतलब टिप्पणी कर देने से ही मात्र चीजें आगे अच्छी हो जाएंगी क्या? कोई भविष्य दिख रहा है इन चीजों का आपको? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये जो परंपरा शुरू हुई है इस वर्तमान सरकार में, ये हास्यास्पद है और मजाक लगता है। और खाली चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलने से किसी के कहां कुछ हो रहा है। आप ये बताइए कि कितना हास्यास्पद है कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए उसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे, और एक उनका जो मातहत उनका मंत्री है वो रहेगा, और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। क्या ये मजाक नहीं है? क्या कोई कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जा सकता है? तो ये आपने जो इस तरह का बदलाव किया है, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस को हटाया गया। तो आप ये है कि ये चीजें तो पहले भी होते रही हैं,
लेकिन अब तो आप खुलेआम ही बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं। और ये परंपरा अगर आपने शुरू की है, जैसा कि आपने सवाल किया है अभी कि क्या इसमें कोई सुधार होगा, जब ये परंपरा आपने शुरू कर दी है तो ये तो परंपरा बहुत सुविधाजनक है सरकार के लिए। अब कल को किसी भी दल की सरकार बनेगी तो वो तो चाहेगा कि उसके हितों में चुनाव आयुक्त काम करे, तो वो क्यों इस प्रक्रिया को बदलेगा? जब ये परंपरा शुरू हो गई है तो वो क्यों इसमें बदलाव लाएगा? आप ये देखिए ना कि ये बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पिछली सरकारों में भी आपने देखा था ना कि सीबीआई को तोता कांग्रेस की सरकार में ही इसी कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है, क्योंकि सरकार के दबाव में एजेंसियां रहती हैं। और पहले ये था कि इंडिविजुअल बॉडी है, चुनाव आयोग हो चाहे दूसरी एजेंसियां हो और सुप्रीम कोर्ट हो, इनका अलग मामला रहता था। न्यायपालिका कार्यपालिका से कभी दबाव में नहीं रहती थी, लेकिन अब तो सबका एक गठजोड़ दिखाई दे रहा है। तो इस परंपरा को चेंज कोई क्यों करेगा? ये तो बड़ी फायदेमंद चीज इन्होंने कर दी है आगे वालों के लिए। आगे वालों के लिए बहुत सुविधाजनक हो गई है चीजें, तो कोई इसमें बदलाव करेगा मुझे नहीं लगता, और कारण भी नहीं है बदलाव करने का, क्योंकि आने वाले के लिए तो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया सजा के रख दिया आप, थाली में उसको सब कुछ रख के दे रहे हैं आप। आपको ये लग रहा है कि अभी अगले आने वाले 200-500 साल तक आप ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, लेकिन आप गलत फहमी में हैं। यहाँ तो मुगले नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, तो आप कहां से रहेंगे? तो जो भी आगे आएगा उसके लिए आप सुविधा और उसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।